एक माँ ने अपने पुत्र को जहर देकर आखिर क्यों मारा। अक्सर हम लोग देखते हैं कि एक माँ अपने पुत्र के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकती है, परंतु ऐसा कौन सा मजबूरी आया था जो कि एक माँ अपने सगे पुत्र को जहर देकर मार देती है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फर्स्ट टाइम स्टोरी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि एक माँ ने अपने पुत्र को जहर देकर क्यों मारा। चलिए कहानी को शुरू करें उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना प्यार और सपोर्ट जरूर भेजते रहिएगा। दोस्तों, एक राज्य में एक राजा रहा करते थे जिनकी 2 रानियां थी और उनके देश से 4 लड़के थे। चारों राजकुमार यानी कहे तो एक से बढ़कर एक वीर थे। राजा ने सोचा क्यों ना अपने लड़के को यानी सबसे ज़्यादा वीर बनाया जाए कि जो कि हमारे आसपास के जो भी राज्य हैं उनसे मुकाबला कर सके। तभी राजा के मन में ख्याल आता है कि हमें एक बहुत बड़ा महल बनाना चाहिए। इस महल को छोड़कर एक नया महल की वो प्लानिंग करते हैं। उस महल का कार्यक्रम चालू होता है और जैसे ही वो महल बनने लगती है, जितना काम दिन में होता रात में अपने आप वो ढह जाता। इस तरह से राजा चिंतित हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर इसका समाधान क्या है। तभी मंत्री ने उन्हें सलाह देते हैं कि आप ज्योतिष को बुलाइए, वही बताएंगे कि आखिर ऐसा हमारे नए महल में क्यों हो रहा है। तभी राजा सबसे बड़े ज्योतिष को बुलाते हैं। उसके बाद ज्योतिष आकर देखते हैं तो कहते हैं कि हे महाराज, आपके यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर इस समस्या का समाधान आप चाहते हैं तो आप अपने बड़े पुत्र को इसमें बलि देना होगा। तभी राजा कहते हैं कोई बात नहीं है, मैं अपने बड़े पुत्र को बलि दे दूंगा, और यह बात जाकर अपने पुत्र से बता देते हैं। दोस्तों, अक्सर एक बात कही गई है, जिस इंसान की मृत्यु की पता चल जाए तब उसे लगता है कि ज़िंदगी असली क्या है। इस बात को सुनकर राजकुमार काफ़ी दुखी होता है और अपने मम्मी के पास जाता है, सारा कहानी और किस्सा सुना देता है। उसके बाद उसकी मम्मी कहती है कि तुम्हारी कल यानी बलि दी जाएगी, इससे पहले आज ही रात्रि में हम लोग इस राज दरबार को छोड़ देंगे। दोस्तों, जैसे ही शाम होता है यानी रानी कहती है कि जाओ तुम अस्तबल में जो सबसे तेज घोड़ा दौड़ता है उसे लेकर आओ। रानी और राजकुमार कहे तो उस घोड़ा पर बैठकर उस राज्य को रात भर में छोड़ देते हैं। इस तरह से दोस्तों वो दूसरे राज्य में चले जाते हैं जहां पर वो राज बंजर पड़ा हुआ था। वहां पर एक कहे तो दैत्य शक्ति रहा करती थी जो कि राक्षस के रूप में था। दोस्तों, उस शक्ति को देखकर यानी कहे तो राजकुमार डर जाता है और उससे मुकाबला करने के लिए वो तैयार होता है। जैसे ही आगे बढ़ता है वहाँ से एक भयानक आवाज़ आती है कि जिस तुम राज्य में प्रवेश किए हो, इस राज्य में एक ऐसा खूंखार यानी कहे तो अदैत्य शक्ति रहती है जिसका तुम मुकाबला नहीं कर सकते हो। परंतु राजकुमार कहे तो हिम्मत से काम लेता है और वो आगे बढ़ते जाता है। तभी उस दानव से मुकाबला हो जाती है और राजकुमार और दानव के बीच काफ़ी तेज लड़ाई होता है और राजकुमार अंततः उस दानव को मार देता है और कहे तो वो गिर जाता है। अब वो दानव लड़ने लायक नहीं था, इसलिए राजकुमार वहाँ से अपने मम्मी के पास आता है और वो उसकी मम्मी कहती है कि इसी राज को हम लोग फिर से पुनः चालू करेंगे और इस राज्य में सभी लोग को बसाने का प्रयास करेंगे। रानी और राजकुमार के प्रयास से कहे तो दोस्तों उस गांव में बहुत सारे लोग आकर बसने लगे और रानी सोचती है कि मेरा बेटा यानी राजकुमार इस राज्य का राजा बनेगा। तभी सोचती है कि पूरा राज्य जब तक विस्तार नहीं हो जाता है तब तक मैं राज को चलाऊंगी, और रानी राज को चलाती और उसका पुत्र राजकुमार कहे तो देखभाल किया करता था। तभी जब राज चलने लगे दोस्तों, एक दिन की बात है, रानी थी जो कि वो यानी कहे तो राक्षस था, उससे मुलाकात हो जाती है और राक्षस के शरीर कहे तो विकसित अच्छी तरह से नहीं हुआ था। तभी राक्षस ऐसी मीठी मीठी बातें रानी से करता है और रानी कहती है कि ठीक है, मैं आपकी सेवा करूंगी। और वो राक्षस कहता है कि मैं इस राज्य का देखभाल करता हूं, परंतु किसी ने मुझे मार दिया है। रानी उस राक्षस की मीठी मीठी बातों में आ जाती है और उसे डेली 5 केजी घी पिलाने लगी। इस तरह से कहे तो राक्षस कुछ दिनों में उसका घाव भर जाता है और राक्षस ठीक हो जाता है, जो कि अपने शक्ति से वो भेष बदल लेता है और रानी से मुलाकात करने लगा। एक दूसरे को दोनों दिल दे बैठते हैं और रानी कहे तो उस राक्षस से प्यार करने लगती है। रानी को यह मालूम नहीं था कि वो असली में राक्षस है, परंतु वो भेष बदल कर आता और उससे रानी अब प्यार करने
करने लगी। दोनों के बीच में कहे तो दोस्तों कांटे बन गया, अब जो कि राजकुमार था। रानी का लड़का रानी के लिए कांटे बन जाता है, क्योंकि उन दोनों के मिलन में वही बाधा बन रहा था। तभी यानी कहे तो राक्षस कहता है तुम कोई उपाय लगाओ, वरना ये तुम्हारा लड़का हमारे बीच दीवार बन रहा है। रानी कहती है कि मैं एक उपाय लगाऊंगी, और जाकर कूप भवन में सो जाती है। तभी उसका पुत्र राजकुमार आता है। राजकुमार को पता चलता है कि रानी की तबीयत खराब है, तो वो सीधे कक्ष में जाकर कहता है कि हे माताश्री, आपको क्या हुआ है। तभी रानी कहती है कि मेरे आंख में दर्द हो रहा है, जाओ तुम शेरनी के दूध लेकर आओगे, तभी मेरा दर्द ठीक होगा। दोस्तों अगले दिन सुबह होते ही राजकुमार शेरनी के दूध लाने के लिए जंगल जाता है। जैसे ही जंगल में प्रवेश करता है, वहाँ पर देखता है कि एक अजगर शेरनी के बच्चे को खाने के लिए आ रहा था। तभी वो तलवार निकालकर राजकुमार अजगर को टुकड़ा टुकड़ा कर देता है और वहीं पर सो जाता है। इतने ही देर में शेरनी आती है और देखती है कि यही मेरा दुश्मन है और मेरे बच्चे को मारकर खाता है। तभी वो झपट पड़ने वाली थी। तब तक कहे तो दोस्तों यानी वो शेर के बच्चे जो कि सारे कहानी किस्सा सुना देते हैं शेरनी को, और शेरनी समझ जाती है ये मनुष्य जो हमारे बच्चे को रक्षा किया है। तभी शेरनी कहती है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तभी वो मनुष्य कहता है कि मेरी माँ के आंख दर्द कर रहा है, उसके लिए आपका दूध चाहिए। तभी शेरनी कहती है कि तुमको कोई फंसा रहा है, हमारे दूध से आंख का दर्द ठीक नहीं होता है, परंतु तूने मेरे बच्चे को बचाया है, इसलिए मैं तुम्हें दूध दे रही हूँ, और तुम मेरे एक बच्चे को लेकर जाओ, तुम्हारी हर समय सहायता करेगा। वहाँ से लेकर दूध आता है। जैसे ही कक्ष में प्रवेश करता है, रानी देखकर चौंक जाती है कि हमारा लड़का कैसे बच गया, और दूध लेकर लगाती है और नाटक करने लगती है। कहती है कि मेरा दर्द ठीक हो गया। उसके बाद कहे तो वो जो कि यानी राक्षस था और रानी आपस में मिलते थे। फिर राक्षस कहता है कि तुम्हारा लड़का को कोई नहीं मार सकता है। फिर रानी कहती है कि मैं दूसरा उपाय लगाती हूँ, और दूसरे तीसरे दिन ऐसे ही व्यतीत हो जाते हैं। उसके बाद रानी ने एक बार फिर चाल चला और कहती है कि मेरा कपार दर्द कर रहा है। फिर राजकुमार आता है और कहता है कि मुझे क्या करना चाहिए। तभी रानी कहती है कि तुम जंगल से जाओ और साहिवाल पक्षी के पंख लेकर आओगे, तो उससे मैं हवा करूंगी, तब मेरा दर्द ठीक हो जाएगा। उसके बाद सुबह होते ही साहिल पक्षी का पंख लाने के लिए राजकुमार चल देता है, और जंगल में जैसे प्रवेश करता है तो देखता है कि साहिल के पक्षी के बच्चे बैठे हुए हैं और शेर एक मारने के लिए आ रहा था। तभी तलवार निकालकर शेर को राजकुमार मार देता है, और जैसे ही साहिल पक्षी आती है देखती है कि ये तो मेरा दुश्मन है, उसको मारने ही वाली थी। तभी साहिल के बच्चे आकर सारा बात बता देते हैं, और उस राजकुमार से साहिल पक्षी कहती है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तभी वो साहिल पक्षी से राजकुमार कहता है कि मुझे मेरी माँ के सर में दर्द है, आपका पंख चाहिए जिससे कि उसका दर्द ठीक हो सके। तभी साहिल पक्षी कहती है कि तुम्हें कोई धोखा दे रहा है, मेरे पंख से हवा हाँकने से दर्द ठीक नहीं होता है, लेकिन तूने मेरे बच्चे का जान बचाया है, इसलिए मैं तुम्हें पंख दे रही हूँ, और एक मेरा बच्चा लेकर जाओ, तुम्हारी मुसीबत में काम करेगा। वहाँ से लेकर राजकुमार सीधे घर आता है और अपने मम्मी को दे देता है। इस तरह से कहे तो दोस्तों वो पंख से हवा करने लगती है और कुछ दिनों में ठीक हो जाती है। फिर एक दिन बनमानुष जो कि राक्षस था, उससे दोनों मिलकर प्रेम कर रहे थे। तभी वो कहता है तुम अपने लड़के को नहीं मारती हो तो वो हमारे रास्ते का कांटा बनते जा रहा है, इसलिए कोई नया उपाय चलो। तभी रानी एक दिन नया उपाय करती है और कहती है कि मेरे आँख में फिर से दर्द होने लगा, इस बार तुझे नागलोक जाना होगा और नागलोक से पानी लेकर आना होगा। नागलोक जाना यानी मौत के मुंह में जाना के बराबर है। दोस्तों राजकुमार वहां पर जाने के लिए तैयार हो जाता है और अगले दिन शेर के बच्चे और साहिवाल को लेकर चल देता है। रास्ते में जैसे ही जा रहा था, कुछ यानी बनमानुष थे जो कि चींटियों को मारकर खाने का प्लान बना रहे थे। तभी राजकुमार कहता है कि इस चींटियों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तभी बनमानुष कहते हैं कि इन लोगों को मैं मारकर खाऊंगा। राजकुमार कहते हैं कि हमारे पास कुछ सोने के सिक्के, इसे लो तुम मार्केट में बेचकर कुछ खा लेना। उसके बाद वहाँ से वो बनमानुष चले जाते हैं। चींटियाँ निकलकर राजकुमार का धन्यवाद करने लगती है और कहती है कि आपको जब भी मेरी मदद की जरूरत पड़े आप याद कर लेना, हम लोग आ जाएंगे। वहाँ से राजकुमार जैसे ही अगले राज्य में प्रवेश करते हैं, वहाँ पर राजा ने अपनी पुत्री की शादी के लिए जो 1.25 मन सरसों को यानी रात भर में बीन देगा, उसी के साथ शादी होगा। यह बात सुनकर बहुत सारे राजकुमार लौट जाते हैं। तभी साहिवाल पक्षी कहता है कि हे राजकुमार, आपके पास तो वो चींटियाँ है जो कि आपकी मदद करेगी। राजकुमार ने उस राजा से चैलेंज एक्सेप्ट किया और चींटियाँ को बुलाकर सारे सरसों बिनवा दिया। इस तरह से राजा अपने शर्त के मुताबिक राजकुमारी की शादी राजकुमार से कर देते हैं और राजकुमार
राजकुमार अपना सारा कहानी किस्सा सुना देता है और वहाँ से कहे तो वो अब नागलोक जाने वाला था पानी लाने के लिए। तभी वो राजा कहता है कि तुम वहाँ पर जाते हो तो वहाँ पर मौत से खतरा बहुत है, इसलिए तुम साहिवाल पक्षी के ऊपर बैठ जाओ, क्योंकि साहिवाल पक्षी का वेग इतना तेज है कि इसके आसपास कोई जीव जंतु नहीं आ सकता है, और एक बाल्टी ले लो। वही राजकुमार अगले दिन करता है, नागलोक में जाता है और वहाँ से पानी भर कर लेकर सीधे अपने ससुराल आ जाता है। उसकी पत्नी काफ़ी चालाक थी, वो अमृत अपने घर रख लेती है और उसमें सिंपल पानी डालकर राजकुमार को दे देती है। राजकुमार सीधे लेकर जैसे ही अपने कक्ष में पहुंचता है, उसकी माता देखकर दंग रह जाती है कि मेरा बेटा अभी तक जिंदा है, और वो पानी लेकर आंखों पर लगाने लगती है और कुछ दिन के बाद ठीक हो जाती है। इस तरह से कहे तो दोस्तों फिर वो बनमानुष आता है और कहता है कि तुम्हारा लड़का को मारना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हम लोगों के बीच रास्ते का कांटा बनते जा रहा है और उसको मारना इतना आसान भी नहीं है। रानी कहती है कि मैंने सारा उपाय खेल लिया है, अब मैं उसे कल अवश्य मार दूंगी, और खीर बनाती है, उसमें जहर डाल देती है और अपने राजकुमार को खिलाती है। राजकुमार खाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। रानी चुपके चापके कहे तो उसे नदी में फेंकवा देती है एक बक्सा में डालकर, जो कि यानी कहे तो साहिवाल पक्षी और शेर ने देख लिया। दोनों उस नदी में पीछे करने लगते हैं और जैसे ही उसके ससुराली तक यह यानी बक्सा जाता है, राजकुमारी देखकर दंग रह जाती है कि आखिर ये शेर किसका पीछा कर रहा है, और साहिवाल पक्षी जो कि मेरे पति के ये दोनों दोस्त थे। तभी उसके हुक्म से यानी कहे तो बक्सा को बाहर निकाला जाता है और अपने पति को देखकर दंग रह जाती है। जो उन्होंने अमृत रखा था घर में, वो अमृत लाकर अपने पति को पिला देती है और सारा कहानी किस्सा सुना देती है। उसके बाद राजकुमार सीधे अपने घर में आता है और जैसे ही महल में प्रवेश करता है, अपनी मम्मी को राक्षस के साथ देखता है और दंग रह जाता है। यह सब देखकर वो दंग हो जाता है और तलवार निकालकर सबसे पहले राक्षस को मारता है और उसके बाद अपने मम्मी को मार देता है। इस तरह से दोस्तों कहे तो कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों ये कहानी हमें यही संदेश देकर जाती है कि एक माँ ने अपने पुत्र को जहर देकर आखिर क्यों मारा। इसलिए मारा दोस्तों क्योंकि माँ के ऊपर हवस का शिकार चढ़ गया था, जो कि बनमानुष की ओजाल में आ चुकी थी। इस तरह से वो अपने पुत्र के लिए जान लेने के लिए तुली हुई थी। जो एक माँ अपने पुत्र को बचाने के लिए अपने पति का साथ छोड़ देती है, परंतु हवस के शिकार में आने पर वो अपने पुत्र का जान लेने पर तुली हुई थी। चलिए दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप लोगों से पुनः मुलाकात होगी एक नई कहानी में, तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।